फिल्म की शुरुआत एक गहरे और रहस्यमयी जंगल से होती है। एक शख्स तेजी से पेड़ों के बीच से रास्ता तलाशता दिखता है, जैसे किसी खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज है और चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। सूरज डूब चुका है और हर तरफ अंधेरा फैल रहा है। अचानक उसे एक सुनसान जगह मिलती है, जहाँ एक पुराने पत्थर पर लिखा होता है, यहाँ से वापसी नहीं। पास ही एक परी की सूखी हड्डियां बिखरी होती है। ये देखकर उसका दिल और तेजी से धड़कने लगता है। डर से कांपता हुआ वो पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि नीचे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची होती। अचानक वो ऊंचाई से नीचे गिरता है। गिरते वक्त उसकी चीख गूंजती है और किसी की परछाई उसे खींचती नजर आती है, मगर चेहरा साफ नहीं दिखता। फिर सीन बदलता है। 6 दिन बाद शहर की हलचल के बीच एक लड़की मीना दिखाई देती है। अकेली रहने वाली मीना की जिंदगी में उसकी बहन ही सब कुछ थी। वो एक पेट शॉप में काम करती थी, जहाँ एक दिन मालिक ने उसे कहा कि एक तोते को चिड़ियाघर पहुंचा दे। मीना ने सोचा कि अगली सुबह जाएगी, इसलिए वो तोते को अपने घर ले आई। रात भर वो उस अजनबी पक्षी के साथ रही और अगली सुबह उसे लेकर चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गई। चलते चलते मीना एक गलत मोड़ ले लेती है और अनजाने में उसी रहस्यमयी जंगल में पहुंच जाती है, जहाँ पहले एक आदमी लापता हुआ था। वो समझ नहीं पाती कि रास्ता कब भटक गया। अपनी कार से बाहर निकलती है, क्योंकि आगे रास्ता बंद होता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई आसपास मिल जाए जो मदद कर सके। हाथ में पिंजरा थामे वो धीरे धीरे पेड़ों के बीच बढ़ने लगती है। शाम ढलने लगती है और जंगल का अंधेरा गहराने लगता है। तभी अचानक सारे पक्षी शोर मचाते हुए उड़ जाते हैं, जैसे कुछ डरावना पास आ रहा हो। जैसे ही जमीन कांपने लगी, मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई दिखी। मीना घबरा गई, फिर भी उसके पीछे दौड़ी। मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वो औरत रुकी नहीं। आखिरकार मीना थककर रुक गई। तभी उस औरत ने पलटकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी हमारे पास आ जाओ। मीना हड़बड़ाकर उठी और उसके पास भागी। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामा और तेजी से उसे एक पुराने से घर की तरफ ले गई। घर में घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया गया। वो जगह असल में कोई घर नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कमरा था, जिसमें दीवार पर एक बड़ा सा पुराना आईना टंगा था। कमरे में पहले से ही बूढ़ी औरत के साथ 2 अनजान लोग मौजूद थे। मीना घबराकर पूछती है, ये जगह क्या है? कोई जवाब नहीं देता। वे बस इशारे से उसे आईने के सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, तैयार रहो, कोई तुम्हें देखने आ रहा है। मीना और उलझ जाती है, कौन आ रहा है? बूढ़ी औरत, जिसका नाम मडलीन था, धीरे से कहती है, वॉचर्स, वो हमें देखने आए हैं। तभी कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती हैं। मडलीन मुस्कुराकर कहती है, वॉचर्स खुश हैं, वे तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। मीना सन्न रह जाती है। मैडलिन जिन वॉचर्स का जिक्र कर रही थी, वो न तो दिखाई दिए और नहीं मीना या किसी और ने उन्हें महसूस किया। रात जैसे तैसे कटती है और सुबह होते ही सब उस अजीब जगह से बाहर निकलते हैं। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स केवल रात में बाहर आते हैं, दिन में जंगल अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। मीना वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। वो आगे बढ़कर इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मैडलिन गंभीर आवाज में कहती है, ये तुम्हारा सही फैसला नहीं होगा। इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही चेतावनी देती है कि रात होने से पहले सबको वापस इसी घर में लौटना होगा। अगर तुम देर करोगी तो जान गंवाओगी। ये शब्द मीना के कानों में गूंजते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। अपने तोते को लेकर वो अकेली ही आगे बढ़ती है। रास्ते में उसे वही डरावना निशान फिर दिखता है, वापसी का रास्ता नहीं। दिल तेज धड़कने लगता है। फिर भी वो सूरज की दिशा में चलती रहती है, जैसे उस लड़के ने किया था। लेकिन जितनी कोशिश करती है, उतनी ही जंगल और गहरा होता जाता है। तभी जमीन के नीचे कुछ हिलता है। कंपी दौड़ जाती है। घबराकर मीना वापस दौड़ती है। घर लौटकर वो थक चुकी थी, हार मान चुकी थी। मैडलिन मुस्कुराकर कहती है, तुम अकेली नहीं हो, हम सब ने कोशिश की है। मैडलिन ने धीमी आवाज में कहा, हम भी तुम्हारी ही तरह यहाँ खो गए थे। अब हम सब यहाँ फंसे हुए हैं। इस जंगल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बताती है कि ये जंगल आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है और इंसानों को ऐसी चीजें दिखाता है जो असली नहीं होती। ये तुम्हारे दिमाग से खेलता है, तुम्हें पागल कर सकता है। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रहो। फिर उसने मीना को जंगल में लगे कई साइन बोर्ड दिखाए, जिन पर लिखा था, वापसी का रास्ता नहीं। ये बोर्ड एक गोल घेरे में लगे थे। हमारा घर इनसे आधे दिन की दूरी पर है। मैडलिन बोली, अगर तुम इनसे आगे बढ़ी तो लौटना मुश्किल होगा। इन्हें कभी नजरअंदाज मत करना। मीना ने हैरानी से पूछा, ये सब किसने बनाया? मैडलिन जवाब देती है, एक प्रोफेसर था, उसी ने ये जगह बनाई थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। रात हो चुकी थी। सब फिर से उस रहस्यमयी घर लौटते हैं। हर रात की तरह आज भी वॉचर्स यानी देखने वाले लोग आने वाले थे। इस बार एक लड़की किरा उनके सामने नाचती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। ये जरूरी नहीं था कि वो हर रात उनके सामने खड़े रहें, लेकिन एक नियम था, वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे। रात को डर वॉचर से था, लेकिन दिन में जंगल की असल चुनौतियों से लड़ना पड़ता था। रोज का गुजारा जंगल से शिकार करके ही होता था। अगले दिन किरा और मीना जंगल में खाने की तलाश में निकलती है। रास्ते में मीना पूछती है, ये वॉचर्स हमसे आखिर चाहते क्या है? किरा जवाब देती है, मैडलिन की मानो तो वॉचर्स हमें सिर्फ देखते हैं, हमारी हर बात पर नजर रखते हैं, लेकिन अगर हम कभी उन्हें देख लें तो हमारा दिमाग ये सहन नहीं कर पाएगा, हम पागल हो सकते हैं। फिर किरा उसे एक गहरा गड्ढा दिखाती है और कहती है, जंगल में ऐसे कई गड्ढे हैं, दिन में वॉचर्स इनमें छिपे रहते हैं और रात को बाहर आते हैं। मीना सोच में पड़ जाती है, फिर धीरे से कहती है, हम यहाँ 6 महीने से फंसे हैं। किरा बताती है कि उसका पति रास्ता ढूंढने गया है और उसे यकीन है कि वो जरूर लौटेगा। मीना और मैडलिन घर लौटते हैं। किरा के पति की सच्चाई अब सामने है, वही व्यक्ति जिसे शुरू में ले जाया गया था।
मैडलिन मीना को 3 जरूरी नियम बताती है। रात को दरवाजा मत खोलना, आईने की ओर पीठ न करना और दिन में अंधेरे छेदों से दूर रहना। इस अजीब जगह पर बचने का यही तरीका है। उसी रात मीना की जिज्ञासा बढ़ती है। वो उन रहस्यमय प्रेक्षकों को लेकर और जानना चाहती है जो हर समय उन्हें देखते रहते हैं। मीना खामोशी से कांच के पीछे की आवाजें सुनना चाहती है, लेकिन कुछ नहीं सुनती। फिर वो पीठ मोड़ लेती है और तभी शीशे के पीछे खड़े साए भड़क जाते हैं। वो कांच पर जोर से चोट करने लगते हैं और उसमें एक दरार आ जाती है। शोर से मैडलिन जाग जाती है और मीना से कहती है कि शीशे की तरफ मुड़ जाए ताकि वो शांत हो सके। रात किसी तरह बीत जाती है। सुबह मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहती, अपने बचे अच्छे दिनों को कहीं और जीना चाहती है। मीना डैनियल से पूछती है, क्या तुमने कभी उन्हें देखा है? डैनियल सिर हिलाकर मना करता है। मीना कहती है, मुझे लगता है ये सब मैडलिन की बनाई हुई बातें हैं। शायद वो हमें बस यही रोकना चाहती है। हमें खुद देखना होगा कि सच क्या है। वो सुझाव देती है कि वे छेदों की जांच करें, शायद वहीं से बाहर जाने का रास्ता मिले। डैनियल सहमत होता है। मीना खुद को एक रस्सी से बांधती है और डैनियल उसका सिरा पकड़ता है। जब मीना नीचे पहुंचती है तो उसे वहाँ इंसानों की चीजें बिखरी हुई मिलती हैं, जैसे किसी ने यहाँ जीवन जिया हो। मीना नीचे से कुछ टूटी फूटी चीजें निकालती है, जैसे वो कभी किसी के रोज के इस्तेमाल की हो। शायद ये उन लोगों की निशानी हो जो कभी यहाँ फंसे थे। डैनियल की मदद से वो सामान ऊपर भेजती है। जब मीना खुद बाहर आने लगती है, उसे गड्ढे में कोई हलचल महसूस होती है। किसी की उंगलियां दिखती है, पर वो कौन था साफ नहीं हो पाया। डर के साथ वे घर लौटते हैं। मैडलिन पूछती है, ये चीजें कहाँ से लाई? मीना और डैनियल जवाब देते हैं, जंगल से मिली। लेकिन मैडलिन के चेहरे से साफ था, उसे सच्चाई का अंदेशा हो चुका था। गड्ढे से लौटने के बाद मैडलिन बार बार मीना से पूछती है, तुमने वहाँ क्या देखा? लेकिन मीना चुप रहती है। उन्होंने वहाँ से एक पुराना कैमरा भी पाया था, जिसे ठीक करके उन्होंने घर के बाहर लगा दिया। अब वो खुद निगरानी करना चाहते थे। मैडलिन ने उन्हें चेताया, तुम खतरा बढ़ा रहे हो, मगर उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। आज दोनों वॉचर्स का इंतजार कर रहे थे, उन्हें देखने की चाह में। वॉचर्स तो नहीं आए, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। कुछ बहुत अजीब। दरवाजे पर दस्तक होती है, कैमरे में किसी के पैर दिखाई देते हैं और बाहर से आवाज आती है, बिल्कुल कायरा के पति जैसी। कायरा को यकीन हो जाता है कि उसका पति जिंदा है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ चुका है। वो दरवाजा खोलने दौड़ती है, मगर मैडलिन उसे रोक लेती है। ये वही नहीं है, मैडलिन गंभीरता से कहती है। कायरा उस पर भरोसा नहीं करती। तब मैडलिन सलाह देती है, अगर यकीन नहीं है तो उससे कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम दोनों को पता हो, तभी सच सामने आएगा। दरवाजे के उस पार कोई इंतजार कर रहा था या कुछ और। कायरा ने दरवाजे के बाहर खड़े शख्स से एक खास किताब का जिक्र किया, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उसका पति ही समझ सकता था। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये उसका पति नहीं, बल्कि वही देखरेख करने वाला है। जब दरवाजा नहीं खोला गया तो उस अजनबी ने गुस्से में आकर कैमरा तोड़ डाला। बाकी वॉचर्स भी गुस्से में आ गए और शीशे तोड़ने लगे। तब सब लोग शीशे के सामने जाकर खड़े हो गए। अजीब बात ये थी कि ऐसा करते ही हमला रुक गया। उस रात अंधेरे में बहुत कुछ डरावना घटा, लेकिन वे किसी तरह बच गए। डैनियल और मीना आखिरकार मैडलिन को सब कुछ बता देते हैं कि वे गड्ढे में गए थे। ये सुनकर मैडलिन बेहद नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी बताई सीमाओं को तोड़ा। गुस्से में आकर वो गड्ढे से लाए सारे सामान को वापस वही फेंक देती है और साफ कहती है कि अब मीना चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। वक्त बीतता है, मौसम बदलता है और सर्दियाँ शुरू हो जाती है। ठंड में फंसे हुए मीना हर दिन बाहर जाकर कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। उसने एक नक्शा तैयार किया है और यकीन करती है कि एक दिन उसे बाहर का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अब भूख और ठंड दोनों उनकी सोच पर असर डालने लगे हैं। इसी बीच मैडलिन और डैनियल के बीच तीखा झगड़ा हो जाता है। नाराज होकर डैनियल मीना और मैडलिन को बाहर छोड़ देता है और कायरा को लेकर सेफ हाउस में चला जाता है। फिर दरवाजा बंद कर देता है। शाम ढलने लगती है, अंधेरा गहराने लगता है। मीना और मैडलिन बार बार दरवाजा खटखटाते हैं, डैनियल से अंदर लेने की गुहार लगाते हैं, मगर वो नहीं मानता। अब वे अंधेरे में एक पेड़ की आड़ में खड़े हैं, डरे हुए। तभी आसपास अजीब सी सरसराहट सुनाई देती है। पहली बार दर्शकों को वॉचर्स की झलक मिलती है। लंबे पतले सायों जैसे प्राणी। वे धीरे धीरे अपनी छिपी जगहों से निकलते हैं और सेफ हाउस की ओर बढ़ते हैं, जैसे अब वे खुद इंसानों को देखना चाहते हो। जब वे डरावने प्राणी मीना और मैडलिन को बाहर नहीं पाते तो उन्हें जंगल में ढूंढने निकल पड़ते हैं, शिकार की तलाश में। जैसे ही वे दूर जाते हैं, मैडलिन और मीना तेजी से अपने सुरक्षित घर की ओर लौटते हैं। वे दरवाजा जोर से पीटते हैं और डैनियल आखिरकार खोल देता है। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वे उन प्राणियों को देख चुके थे। तभी मैडलिन चुप्पी तोड़ती है, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। असल में मैं खुद इन प्राणियों की खोज में आई थी। किताबों में पढ़ा था कि ये परियां हैं, लेकिन असल में ये चालाक और खतरनाक दानव है। वे किसी भी रूप में बदल सकते हैं। मैडलिन ने कहा, मैंने देखा, उसने मेरी ही शक्ल बना ली थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। देखकर लगा जैसे वे रोज कुछ नया सीखते हैं ताकि इंसानों जैसे बन सके। इसलिए वो हर दिन हमें देखते हैं, हमारी नकल करते हैं। तभी एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर वही अजीब आवाजें थी। वो प्राणी अब उनसे बात कर रहे थे, अंदर आना चाहते थे। दरवाजा भले ही बंद हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें इतनी ताकत है कि वे लोहे का दरवाजा भी तोड़ सकते हैं। उन्हें छुपने की सख्त जरूरत थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं। तभी डैनियल को फर्श पर कुछ अजीब महसूस हुआ। जमीन सीधी नहीं थी। उसने कारपेट हटाया तो नीचे एक छुपा हुआ बंकर निकला। वे तुरंत नीचे उतर गए और दरवाजा बंद कर दिया। सब हैरान थे कि ये जगह इतने समय से यही थी और किसी ने नोटिस नहीं किया। बंकर में ढेर सारा खाना, टेक्नोलॉजी, टीवी और जरूरी चीजें थी, जैसे कोई लंबी तैयारी के लिए बनाया गया हो। मीना को जानना था ये किसने बनाया, तो उसने कंप्यूटर चालू किया। कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं था, लेकिन पहले से कुछ फाइलें सेव थी। जब उन्होंने उन्हें खोला तो पता चला कि ये बंकर डॉक्टर मार्टिन ने बनाया था। वो इन अजीब प्राणियों को जानता था और उन पर रिसर्च करना चाहता था।
इसी वजह से उसने ये सुरक्षित ठिकाना तैयार किया। लालच में आकर उसने लोगों को ऊपर भेजा, जबकि खुद रात के वक्त इसी बंकर में छिपा रहता। ऊपर छोड़े गए लोग इन प्राणियों का शिकार बनते रहे। अपनी रिसर्च फाइलों में डॉक्टर मार्टिन ने लिखा था, ये राक्षस नहीं परियां है, बस बहुत ही भयानक किस्म की। डॉक्टर मार्टिन की फाइलों में लिखा था कि ये प्राणी कभी इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन फिर उन्होंने उन्हें धोखा दिया और जंगलों में फंसा दिया। सालों तक जमीन के नीचे रहने से उनकी पंख और जादुई ताकतें खो गई। अपनी रिसर्च में मार्टिन को एक अलग तरह की परी का पता चला, जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। वो परी इंसानों जैसी थी और उसने मार्टिन को नुकसान नहीं पहुंचाया। मार्टिन उसे यहाँ ले आया। वो परी यही रहकर सीखने लगी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच टकराव हो गया। कंप्यूटर में मार्टिन के कई वीडियो थे, जिनमें हर बार उसने कुछ नया खुलासा किया। मीना के मन में एक ही सवाल था, आखिर में क्या हुआ? जवाब पाने के लिए वो कंप्यूटर से आखिरी वीडियो चलाती है। वीडियो में प्रोफेसर मार्टिन खुद को खत्म करने वाला था और उस परी को भी मारने की सोच रहा था, लेकिन उससे पहले उसने जंगल में फंसे लोगों को बाहर निकलने का रास्ता बताया। उसने कहा, शाम को जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं, अगर तुम उसी दिशा में दौड़ोगे तो इस जंगल से निकल सकते हो। वीडियो के अंत में मार्टिन ने कहा, अगर कोई जिंदा बच निकले तो मेरी रिसर्च यूनिवर्सिटी जाकर नष्ट कर देना। कुछ सच्चाइयां कभी सामने नहीं आनी चाहिए। मैंने बड़ी भूल की, प्रोफेसर ने आखिरी वीडियो में कहा। जिस दुनिया का सपना देखा था वो बना नहीं सका, इंसानों और परियों को साथ नहीं रख पाया। इसके बावजूद उस रात सबको उम्मीद थी, अब रास्ता मिल गया था। अगली सुबह वे बंकर से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका पुराना ठिकाना तबाह कर दिया है। अब उन्हें जंगल से निकलना था सूरज डूबने से पहले। पक्षियों की दिशा का इंतजार करने के बजाय मीना अपने पालतू तोते को आजाद कर देती है। वे उसी दिशा में बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुरानी कब्र दिखती है, कुछ कहने वाली, कुछ छुपाने वाली। कब्र देखकर मैडलिन कहती है, एक समय था जब ये परियां इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन इंसानों ने धोखा दिया और इन्हें जंगल में छोड़ दिया। अब इनके पंख और जादू खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये भाग नहीं सकते। चलते चलते सब एक नाले तक पहुंचते हैं, यही उनका बचाव का रास्ता हो सकता है। शाम ढलने लगी थी और वॉचर्स अब अपने ठिकानों से बाहर आ रहे थे। मार्टिन की छोड़ी हुई नाव में बैठते हुए डैनियल अपने पुराने साथी जॉन से टकराता है। जॉन जख्मी था और डैनियल उसकी मदद करने नाव से उतरता है, जबकि बाकी लोग इंतजार करते हैं। डैनियल के लौटने से पहले ही उन्हें एहसास होता है कि जिससे उसने मदद मांगी थी वो इंसान नहीं, एक परी थी जो इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए थी। अब उसने डैनियल का ही रूप ले लिया था। वे कुछ नहीं कर पाते और वही परी डैनियल को मार देती है, उसके माथे पर एक अजीब निशान छोड़कर। तभी उन्हें समझ आता है कि परियां इस बहती धारा को पार नहीं कर सकती। वे तेजी से नाला पार करते हैं और आखिरकार शहर पहुंच जाते हैं। सीन कट होता है। मीना अब यूनिवर्सिटी में है, प्रोफेसर मार्टिन के कहे अनुसार उसका डेटा नष्ट करने के लिए। जब मीना रिसर्च डेटा डिलीट करने ही वाली होती है, तभी उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। हजारों साल पहले इंसान और परियां साथ रहते थे, आपस में विवाह भी करते थे और उनके संतानें हाइब्रिड्स कहलाती थी। उसे ये भी मालूम चलता है कि मैडलिन, जिससे वे जंगल में मिले थे, असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी। ये जानकर मीना उलझन में पड़ जाती है। मैडलिन ने ये बात कभी क्यों नहीं बताई? जवाब ढूंढने वो कीरा के पास जाती है और बताती है कि मैडलिन ने अपनी असलियत इसलिए छुपाई क्योंकि वो इंसान नहीं थी, बल्कि एक परी थी जो अपनी शक्ल बदल सकती थी। कायरा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। असल में प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी मैडलिन की मौत कई साल पहले फेफड़ों के कैंसर से हो चुकी थी, लेकिन प्रोफेसर उससे इतना प्यार करता था कि वो उसे फिर से पाने के लिए परियों के पास गया। उसने एक परी को मैडलिन की तस्वीर दिखाई और उसे उसकी शक्ल दे दी। मीना ये सब बताते बताते महसूस करती है कि वो असल में कायरा से नहीं, बल्कि उसी परी से बात कर रही है जिसने कायरा का रूप लिया है। तभी असली कायरा वहां आती है, लेकिन नकली कायरा उसे बेहोश कर देती है और मीना पर हमला करने पड़ती है ताकि उसका सच छुपा रह सके। मीना को मारने से पहले उसने कहा, मैं बाकी परियों से अलग थी, वो मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं दिन में भी बाहर निकल सकती थी। गुस्से में उन्होंने मुझे निकाल दिया। मीना ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम सिर्फ अलग नहीं, खास हो। तुम एक हाइब्रिड हो, आधी इंसान आधी परी, इसलिए तुम दोनों दुनियाओं में रह सकती हो। और तभी जंगल से भाग पाई। मीना की ये बात सुनते ही मैडलिन को उसके पंख और जादू दोबारा मिल जाते हैं। वो बिना कुछ कहे उड़कर चली जाती है। मीना को पीछे छोड़कर कहानी कुछ हफ्तों बाद की झलक दिखाती है। मीना अब अपनी बहन के पास रह रही है। जंगल की घटनाओं के बाद वो डर और उलझन में थी। उसने अपनी बहन से कहा, मुझे लगता है वो परी अब भी मुझे ढूंढ रही है। उसकी बहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर मत, अब सब ठीक है। लेकिन आखिरी सीन में घर के बाहर एक अनजान लड़की खड़ी नजर आती है। वही परी मैडलिन जो अब इंसानों की दुनिया में एक लड़की की शक्ल में रह रही है। यही कहानी खत्म होती है रहस्य के साथ।